जय हिंद। सादर नमस्कार। आज मैं जनसंख्या नियंत्रण दिवस 12 जुलाई 2021 को मनाया अपने स्तर पर, और इसकी शुरुआत की ताकि पूरे विश्व में यह संदेश जाए कि विश्व जनसंख्या दिवस के अलावा विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस भी आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? कल 11 जुलाई 2021 को हमने पूरे विश्व ने जनसंख्या दिवस मनाया, जो कि प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के गवर्निंग काउंसिल द्वारा इस उद्देश्य से 1989 में प्रारंभ किया गया था कि बढ़ती जनसंख्या पर लोगों को जागृत किया जा सके, क्योंकि तब विश्व की जो जनसंख्या थी वो 5 अरब हो गई थी, जिस पर चिंता जाहिर करते हुए सारे विश्व ने विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का निर्णय लिया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। वर्तमान में अभी विश्व की जनसंख्या लगभग 8 अरब हो गया है। क्या फायदा हुआ? आप 1989 में शुरू किया, 8 अरब हो गया। दुखद बात यह है कि जनसंख्या जो सघन जनसंख्या है वो उसमें सीमित भूमि के साथ भारत में गरीबी का जो मुख्य कारण है वो बढ़ती जनसंख्या दर है। इससे निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य सुविधाएं और जो वित्तीय संसाधनों की कमी है वो महसूस की जा रही है, और हर कमी प्रत्येक प्रकार की कमी महसूस करी जा रही है। उच्च शिक्षा में कमी, उच्च जनसंख्या दर के कारण प्रति व्यक्ति की आय भी प्रभावित होती जा रही है। प्रति व्यक्ति की आय लगातार घटते क्रम में जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक भारत की आबादी सन 2026 तक 1.5 मिलियन हो सकती है, और भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला राष्ट्र बन सकता है। आप जानते हैं कि उसके बाद क्या होगा? निश्चित ही मार काट, भूखमरी और भयानक स्थिति देश के अंदर पैदा हो जाएगी। इसको सीरियस लीजिएगा, गंभीरता से लीजिएगा। सरकार किसी की उस समय सुनेगी नहीं, क्योंकि सरकार के हाथ में क्या होगा? मजबूरियां, अभाव, बहुत ज्यादा विषमता ही देखी जाएगी। हर जगह विषमता रहेगी, मानवता खत्म हो जाएगी, लोग एक दूसरे को मारेंगे, लोग एक एक सांस के लिए तरसेंगे, घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, वीजा लेना पड़ेगा, अर्थात सटीक कारण बताकर ही घर से निकलने मिलेगा। 2 बार देश को लॉकडाउन का सामना करना पड़ा। इसने आपने देखा और आपने समझा होगा कि घर के अंदर रहने की मजबूरियां जब पैदा हो जाती है तब क्या होता है। स्वास्थ्य का असर पड़ता है, बंधन महसूस होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे विसंगतियां उत्पन्न होती है। लगातार जनसंख्या बढ़ने के कारण और क्या होगा? दुर्घटनाएं बढ़ेगी, निश्चित दुर्घटनाएं बढ़ेगी। भारत की आबादी जिस स्तर से बढ़ रही है उस रफ्तार से भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है। नेता लोग तो झूठ बोलते हैं, निश्चित नेता लोग झूठ बोल रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन हो जाएंगे। हालांकि इसका दूसरा मुख्य पहलू अर्थात इसका प्रमुख कारण भयानक भ्रष्टाचार, जातिवाद, तुष्टीकरण, बेतरतीब फालतू विकास, अनेक कारणों से अमीरी गरीबी के बीच उच्च स्तरीय खाई बढ़ती जा रही है। परिणाम स्वरूप नौकरियां की जो कमी हो रही हो तो आप देख ही रहे हैं। पोषण आहार की कमी, इतनी आबादी के लिए लगभग 20 मिलियन नई नौकरियों की आवश्यकता होगी। यदि नौकरियों की आवश्यकता के अनुसार संख्या बढ़ते चली जाएगी तो नौकरी कहां से मिलेगा? गरीबी की जो संख्या वो तो बढ़ ही रही है, गरीबी की संख्या लगातार बढ़ रही है, गरीबों की संख्या बढ़ रही है। बुनियादी वस्तुओं की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण कमी महसूस करी जा रही है। यह भी गरीबी का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि बुनियादी आवश्यकता लोगों की पूरी नहीं हो रही है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्ति के लिए तो जीवित रहना ही दोस्तों बहुत बड़ी चुनौती। कैसे जिएंगे? जैसे मैं पहले ही आपको बताया कि भारत में गरीबी का एक अन्य कारण जाति व्यवस्था और आय के संसाधनों की कमी, असमान वितरण भी है। हर बार चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, सरकारी खर्च होते हैं, लोगों के द्वारा, नेताओं के द्वारा खर्च किया। होने वाले जो जनप्रतिनिधि है या हारने वाले जनप्रतिनिधि वो खर्च करते हैं। संसाधनों का एवं जनशक्ति का जो दुरुपयोग चुनाव में होता है उससे अरबों रुपए का घाटा हर वर्ष हम झेल रहे हैं, हर 5 वर्ष में भी झेल रहे हैं, हर वर्ष विभिन्न निकायों चुनाव के साथ साथ हम झेल रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जन नेताओं पर अपार खर्च उन जन नेताओं पर होता है जिनके पास सब कुछ है, बंगला है, गाड़ी है, पहले से करोड़ों, उनको भी पेंशन दिया जाता है रिटायरमेंट के बाद। ऐसे कई ऐसे नेता हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, जिनके पास सब कुछ है, लेकिन करोड़ों रुपए भारत सरकार को इनको हर वर्ष देना पड़ता है। क्यों? उसमें कानून क्यों नहीं बनता भाई? कानून बनाइए ना, देश के लोग खाने में मर रहे हैं और आप पेंशन अरबों रुपए देकर क्या किसको दिखाना चाहते हो? और सारी सुविधाएं उनको दिया जा रहा है। इसके अलावा रख रखाव अन्य बातों पर भी उनके लिए खर्च करता है।
क्या सरकार को इस पर विचार नहीं करना चाहिए? सरकारी बैंकों का दुरुपयोग स्वयं सरकार ही कर रही है। एलआईसी जैसे लाभकारी संस्था का निजीकरण किया जाए, यह कहां तक उचित होगा? नवरत्न कंपनियों को बंद करने की पूरी योजना बना दी गई और सरकारी गुलछर्रे उड़ाने में भी कोई कमी नहीं की गई है। पिछली सरकार हो, पिछली जो सरकारें हो या वर्तमान सरकार हो, यह सरकार सिर्फ कानून बनाती है, उसका पालन भी नहीं करती। मैं एक बात बता रहा, कानून आप बनाइए, पूरे दिन मेहनत करने वालों की आपने क्या कानून बनाया? अकुशल जो कारीगर हैं उनकी आय में बहुत ज्यादा कमी की जाती है। असंगठित क्षेत्र की एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि मालिक जो होते हैं उनको मजदूरों के कम आय और खराब जीवन शैली की कोई परवाह नहीं होती। उनकी चिंता सिर्फ मतलब मालिकों की चिंता सिर्फ लागत में कटौती करना और अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। अब तो मानवता और खत्म हो गई है। श्रम कानून पर धीरे धीरे कमियां की जा रही है। उपलब्ध नौकरियों की संख्या के मुकाबले जो नौकरियों की तलाश करने वाली संख्या अधिक होने के कारण अकुशल कारीगरों को कम पैसों पर काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। अनेक श्रम कानून को शिथिल करने का जो प्रयास किया जा रहा है वो कितना खतरनाक है। जबकि युद्ध स्तर पर सरकार को इन अकुशल कारीगरों के लिए, मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी को बनाने के लिए एक मानक तैयार करना चाहिए। इसके साथ ही सरकार को यह भी निश्चित करना चाहिए कि इसका पालन ठीक तरह से हो और यदि ठीक तरह से इसका पालन मालिकों के द्वारा नहीं किया जाता तो सजा का प्रावधान बनाना चाहिए। यह बात भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जो बैंकों से लोन लिए हुए लोग बड़े बड़े उद्योगपति उनसे कैसे वसूली की जाए। हर व्यक्ति के स्वास्थ्य जीवन जीने का अधिकार है तथा अपने बच्चों को विद्या अध्ययन करवाने हेतु मान्यता तो है ही। लोगों को चिकित्सकीय सुविधा के लिए 12वीं तक निःशुल्क बच्चों को शिक्षा देने के लिए सरकार की बाध्यता है। भारत सरकार एवं राज्य सरकारों को अपने खजाने को खोलना चाहिए ताकि वह निजी विद्यालय, निजी चिकित्सालयों को भी मदद कर सके, उनकी मजबूरियों को भी समझ सके। कोविड काल में दिल खोलकर सरकारी सुविधाओं एवं के लिए आर्थिक पैकेज की आवश्यकता तो सबको है। आर्थिक पैकेज क्यों नहीं खोल रहे हो? आर्थिक पैकेज की व्यवस्था करना चाहिए आपको। भारत से गरीबी को हर हमेशा के लिए यदि हटाना है तो मैं जो उपरोक्त तथ्यों पर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं उस पर ध्यान देना होगा। बिना किसी लाग लपेट के जनसंख्या पर नियंत्रण करने तो कानून बनाना पड़ेगा। अपने भूल भुलैया को सुधार करना पड़ेगा। नेता जो भूल भुलैया फंसाते हैं उस पर ध्यान करना पड़ेगा। 70 साल से ज्यादा हो गए देश को आजाद हुए, झूठ बोलते रहे, झूठे हैं नेता, आज भी झूठ बोल रहे हैं। तत्काल एक विधेयक लाकर फालतू सरकारी खर्चों के जैसे उद्घाटन आदि पे, घूमने आदि घुमक्कड़ बनने पर तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए। विदेश यात्राओं का भी कटौती कर देनी पूरी तरह से वो करना चाहिए, प्रतिबंध करना चाहिए, उसे कड़ाई से रोक लगाना चाहिए। हर जनप्रतिनिधि पर ध्यान रखना चाहिए कि वो कितना काम करते हैं और उसी हिसाब से उनको पेमेंट निर्धारित होना चाहिए। आपको यह मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपको जानकारी देना चाहता हूँ जिस तरह से मजदूरों के लिए कानून है कि भाई तुम जितना काम करो उतना पैसा मिलेगा, उतना जनप्रतिनिधि कानून बनाते हो। जनप्रतिनिधि दौड़े करें, पेड़ पौधे लगाएं, गरीबों के उसमें जाएं, इसके लिए आपको जरूरी है कि इस पर कानून बना दे। मैं हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं कि 100 साल के अंदर भर में आप ये जान लीजिए कि पूरी तरह से हम मर जाएंगे। फालतू खर्चों को धर्म और जाति के नाम पर कटौती करो, फालतू खर्चों पर लगाम लगाओ, सुधर जाओ। आप जानते हो दोस्तों, मैं अब आपको जय हिंद करने वाला हूं। मैं भारत को बचाने के बहुत प्रयास करूंगा। मैं इसके बाद मेरा दूसरा एपिसोड आ रहा है, आप लोग दूसरे एपिसोड को देखेंगे। जय हिंद। मैं भिड़ गया हूं भारत को बचाने के लिए। जय हिंद। एक रहो, नेक रहो।